So good morning मैम to लास्ट all. क्लास में लास्ट कोई मेथड बताई थी आपने, कौन सा मतलब मेथड मैं नहीं आया था लेकिन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। पूरे एक सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व किया जाता है। उससे पहले क्लास में हमने सिर्फ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए सॉल्व किया था। लास्ट क्लास में हमने एक होल न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स है जो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए क्या सीक्वेंस है ये सबको याद हो ही गया है, कैसे सॉल्व करना है। पता है ना सीक्वेंस कैसे सॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो। कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। वेयर हाउस और मार्केट का आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, जिसमें सप्लाई और डिमांड लिखी हुई है। वेयर हाउस 4 है एंड मार्केट आपके 3 दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप क्या होती है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो सप्लाई और डिमांड हो वो आपकी इक्वल होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले स्टेप जो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, मेक और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। और मेक और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का मतलब है यू हैव टू चेक द सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, but the supply was 180 plus 100 plus 160 plus 120 and demand was 240 200 and 220। तो आपका सप्लाई आ रहा है 560 एंड डिमांड आ रहा है 660। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? सप्लाई एंड डिमांड इक्वल्स हैं? नो मैम। नहीं है। अगर इस केस में देखें तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सप्लाई और डिमांड का इक्वल होना कंपलसरी है। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे हम ट्रांसपोर्टेशन की नेक्स्ट स्टेप को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 600 का जो डिफरेंस आ रहा है 560 और 660 के बीच में, उसको सेटिस्फाई कर दोनों को इक्वल करना कंपलसरी है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डमी एक्टिविटी लगाएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा था, जो आपके यहाँ पे सप्लाई थी उसमें आपका ये टोटल सबमिशन कितना था, 650 था ना, उसमें कम कितना था, 100 कम था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 ऐड कर दिया, एक डमी रो लगाई जिसका बेसिक वेरिएबल्स कितने लिए हमने 0 0 0, क्योंकि गिवन प्रॉब्लम तो थी नहीं। तो हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए डमी एक्टिविटी लगाई जिसका बेसिक वेरिएबल 0 लिए। जितने का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच में, उतना डिफरेंस हमने यहाँ पर सप्लाई में ले लिया। नाउ आप सम करके देखो तो दोनों कितने आएंगे, 660 आएंगे। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड आ रही है सबकी, सप्लाई और डिमांड सबकी इक्वल आ रही है। कोई प्रेजेंट है भी कि नहीं? यस मैम। यस मैम। सप्लाई और डिमांड इक्वल है। है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यस मैम। क्लियर हो गया ये वाला स्टेप कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया हो और सप्लाई और डिमांड इक्वल ना हो, तो वो अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है। उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को आपको बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको डमी एक्टिविटी लगानी पड़ती है। जितना डिफरेंस होता है सप्लाई और डिमांड में, उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, सप्लाई और डिमांड में इंक्लूड करते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन की मैट्रिक्स बनती है उसके बेसिक वेरिएबल इनिशियली हम क्या लेंगे, 0 0 0। और फिर वो प्रॉब्लम आपकी अनबैलेंस प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाती है, बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। सो वी कैन परफॉर्म द नेक्स्ट ऑपरेशन और नेक्स्ट स्टेप। आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म कर सकते हो। जब तक ये बैलेंस नहीं होगी हम नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहला किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस चेक करना, सप्लाई और डिमांड को चेक करते हैं। जब चेकिंग हो गई, इक्वल आ गया, देन भी फिर क्या करते हैं हम,
सेकंड स्टेप लगाते हैं फाइंड द बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड करने के आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, रो मिनिमम मेथड, रो कॉलम मिनिमम मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सिमिलरली इस न्यूमेरिकल में भी मेंशन नहीं है कि कौन सी मेथड आपको अप्लाई करनी है, सो वी कैन यूज़ द वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये आपको मिनिमम आंसर देता है और आपके इटरेशन को मिनिमाइज करता है। So we can use vocal approximation method for solving the basic feasible solution or finding the basic feasible solution. बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? रो वाइज स्टार्ट करते हैं। रो में 2 मिनिमम वेरिएबल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनिमम वेरिएबल्स क्या हो गए? 7 एंड 10। हम यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। सिमिलरली 6 माइनस फॉर 11 माइनस 6 आपको यहाँ पे मिलेगा 5, 9 माइनस 5 मिलेगा 4, 9 माइनस 7 मिलेगा आपको 2, ये 0 है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। सिमिलरली कॉलम वाइज आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 लिस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट 0 माइनस 9, 9, 0 माइनस 5, 5, 0 माइनस 6, 6। नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है। जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यूज आएंगे उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंड चेक करते हैं कि इन ब्रैकेट्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो कॉलम अगर देखें यहाँ पे रो वाइज तो आपका 3, 5, 4, 2, 0 आ रहा है एंड कॉलम वाइज आ रहा है 9, 5, 6। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्शन की क्या है? आपकी सब्ट्रैक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है 9। सो वी सेलेक्ट द कॉलम नंबर 1। इस कॉलम नंबर 1 में हम क्या सेलेक्ट करते हैं? सबसे लीस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। कॉलम की सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है? 0। अब इस 0 पे चेक करते हैं। सप्लाई वाज 100 एंड डिमांड वाज 240। तो हम कितना एलोकेट कर सकते हैं? 100 एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई से ज़्यादा तो हम यहाँ पे फुलफिल कर नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया? 100 की सप्लाई को फुलफिल किया। तो डिमांड कितने की बचेगी आपकी? 250 में से 100 माइनस हो जाएगा, 150 बचेगा आपका। इट मीन्स ये वाली सप्लाई जो आपका 5/5 रो आपने इंक्लूड की थी, अब उसके पास कोई सप्लाई नहीं बची है। इट मीन्स अब नेक्स्ट मैट्रिक्स में इसका कोई यूज नहीं होगा। तो अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपकी रो क्या होती जाएंगी या मैट्रिक्स क्या होती जाएगी? मिनिमाइज होती जाएगी। जब पहली मैट्रिक्स आपने बनाई थी वो 5/3 की बनाई थी। फर्स्ट एलोकेशन दिया आपने 100 का, तो आपकी एक रो डिलीट हो रही है। अब मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी? 4/3 की होगी। इतना सबको क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं तो आप क्या करोगे? फिर से सेम स्टेप फॉलो करोगे। रो में 2 मिनिमम वेरिएबल्स लेंगे तो 10 एंड 7 सब्ट्रैक्ट किया 3। सेकेंड रो में 6 एंड 11 सब्ट्रैक्ट किया 5। थर्ड रो में 5 एंड 9 सब्ट्रैक्ट किया 4। लास्ट रो में 9 एंड 7 सब्ट्रैक्ट किया 2। फर्स्ट कॉलम में सब्ट्रैक्ट किया 9 और 10 1। सेकेंड कॉलम में 5 एंड 7 2। थर्ड कॉलम में 6 और 7 1। फिर चेक करेंगे हाईएस्ट वैल्यू, तो कॉलम वाइज 1 2 1 है एंड रो वाइज 3 5 4 2 है। इट मीन्स 5 इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द सब्ट्रैक्शन। और जो भी सब्ट्रैक्शन वैल्यू आपकी हाईएस्ट होती है हम उसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इस टाइम पर हमने किसको सिलेक्ट किया? रो को सिलेक्ट किया। अब इस रो में मिनिमम कॉस्ट वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। इस 6 को अगर आप चेक करें तो सप्लाई डिमांड वाज 200 एंड सप्लाई वाज 100। तो कितना एलोकेट कर सकते हैं? 100 को एलोकेट कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू को। तो आपने 100 की सप्लाई यहाँ पे फुलफिल कर दी, तो डिमांड में कितना बचेगा? 120 माइनस 100 120 बचेगा। 220 माइनस 100 120 बचेगा। और अब आपकी जो सेकंड रो है उसके पास सप्लाई 0 हो गई। इट मीन्स अब इस रो का कोई यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी? 3/3 की बनेगी। अब आपने 3/3 की मैट्रिक्स बनी, उसमें से आपने 2 वाली रो को डिलीट कर दिया। अब क्या करेंगे? फिर से पूरी की होल मैट्रिक्स लिखेंगे, जितना बचा हुआ है वो सारी चीजें लिखेंगे एंड अगेन हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 माइनस 10 इज 3, 5 माइनस 9 इज 4, 7 minus 9 is 2. Column wise 9 minus 10 is 1, 5 minus 7 is 2, 9 minus 7 is 2. Highest value was 4 for the row 3. इस row 3 में minimum cost value is 5,
इस 5 वैल्यू पर सप्लाई वाज 200, सॉरी डिमांड वाज 200 एंड सप्लाई वाज 160. मिनिमम वैल्यू को एलोकेट करते हैं, सो वी कैन एलोकेट द 160 एट ऑफ 0.5. तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी 0 एंड डिमांड कितनी बचेगी यहाँ पर 40. इट मीन्स आपकी थर्ड रो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इसके पास अब कोई सप्लाई नहीं बची है. सो मैट्रिक्स इज रिड्यूस इन 2/3 फॉर्म. इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नोट डाउन हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े, स्लाइड चेंज कर दूं? यस मैम. ओके, तो नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने का बनेगा, 2/3 का बनेगा. अगेन रिपीट द प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन करेंगे. 7 minus 10 is 3, 9 minus 4 is 2, 11 minus 10 is 1, 7 minus 12 is 5, 7 minus 9 is 2. Then the highest value was, subtraction value was 5. अब आपने कौन से कॉलम को सिलेक्ट किया है, बी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया है. बी वाले कॉलम में लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू इज 7. 7 पे चेक करेंगे, सप्लाई वाज 120 बट द डिमांड वाज 40. 40 की डिमांड है तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम वैल्यू को हम एलोकेट करते हैं. सो वी एलोकेट एट 0.7 इज 40. 40 को एलोकेट कर दिया. इट मीन्स अब डिमांड आपकी कंप्लीट हो गई है, फिनिश हो गई है, जबकि सप्लाई अभी उसके पास कितनी बची है, 80 की सप्लाई बची हुई है. सो वी कैन डिलीट द सेकेंड नंबर कॉलम. नाउ मैट्रिक्स इज रिड्यूस इन 2/2 फॉर्म. 1, 4 एंड ए और सी. अगेन वी सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट वैल्यू. यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आपके आ गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2. अगेन द मैक्सिमम वैल्यू वाज 3, लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू इज 7. 7 पर आपकी सप्लाई डिमांड है 120 की, सप्लाई है 180 की. सो वी एलोकेट द वैल्यू ऑफ 120. सो द कॉलम सेटिस्फाइड द डिमांड. यहाँ पर आपका कितना बचेगा 40 और यहाँ पर कितना, सॉरी 60 और यहाँ पे कितना बचेगा 80. नाउ द मैट्रिक्स रिड्यूस इन 2/1 फॉर्म. 10 और 11 आपके पास 60 और 80 बचा हुआ है. टोटल डिमांड 140 बची हुई है. पहले 60 को एलोकेट करेंगे क्योंकि कॉस्ट वैल्यू आपकी 10 छोटी है 11 से. सो फर्स्ट वी एलोकेट 60, देन वी एलोकेट 80. नाउ द एलोकेशन इज कंप्लीटेड. ऑल द सप्लाई एंड डिमांड आर फिनिश. क्लियर है? लास्ट वाला एक बार और मैम. लास्ट वाला जो आपकी ये वाले 2/1 की कॉलम है, मैट्रिक्स है. यस मैम. 2/1 में देखो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ बचा नहीं है. सो वी कैन एलोकेट द डायरेक्टली. एलोकेशन जो होगा डायरेक्ट होगा. अब इसमें हम ये देखते हैं कॉलम वाइज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी दी हुई है 10. इस 10 पर कितना सप्लाई है 60 का, डिमांड कितनी है 140 की, तो हम 60 एलोकेट करेंगे, बचेगा 80. अब जब नीचे आएंगे तो एक ही डिमांड बच रही है आपकी 80 की और सप्लाई भी 80 का बच रहा है. तो यहाँ पर 80 कर देंगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा 0 0. कंप्लीट हो गया सबका एलोकेशंस. में किसी को कोई डाउट है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में बेसिकली हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते जाते हैं. क्लियर है? यस मैम. आगे करें. यस मैम. यस मैम. ओके, जब आपका एलोकेशंस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक फाइनल टेबल बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन. सबसे पहले जहां एलोकेट किया था, जैसे कि आपने सबसे पहले 100 पे एलोकेट किया था तो यहाँ पे 140 बचा था, यहाँ पे 0 हुआ था. तो जैसे जैसे आपने एलोकेशंस दिए वैसे वैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ों को फुलफिल करते जाते हो और फिर मिनिमाइज करके लिखते जाते हो और लास्ट में सबकी सप्लाई और डिमांड क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए. दिस वॉज द फाइनल सोल्यूशन get by the Vogel approximation method. ये वाला जो सोल्यूशन है वो आपका वोगल अप्रोक्सीमेशन से आपको फर्स्ट इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन देता है. फिजिबल सोल्यूशन कैसे निकालोगे अब इसका, फिजिबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कैसे निकालते हैं, जो एलोकेशंस होते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय बेसिक कॉस्ट या बेसिक वेरिएबल्स जो आपको दिए होते हैं वो मैट्रिक्स के. तो कैसे करेंगे यहाँ पर 100 इंटू 60 प्लस 7 इंटू 120 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 160 प्लस 11 इंटू 80 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 0 इंटू 100. कर सकते हैं?
किया किसी ने? कॉस्ट निकाली किसी ने? कितनी आ रही बेटा कॉस्ट? एलोकेशन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बेसिक कॉस्ट वैल्यू, तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली किसी ने? इस 4000 समथिंग आ रही है। हाँ 4000 4000 समथिंग आ ही रही है, 4000 ही आएगी। 4000 है। आ रही है सबकी 4000? यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. जब आपने बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड किया वोगल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, तो अब आपको चेक करना है कि कॉस्ट आपकी 4000 ही मिनिमम है या इससे भी ज़्यादा मिनिमम हो सकती है। फॉर दिस वी आर यूजिंग अ ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। आपको ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है कि जो 4000 वैल्यू आई है वो एक्यूरेट है या नहीं है। फॉर चेकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 2 स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। पहले फॉलो करते हैं हम क्या? m plus n minus 1 is equal to number of allocations होना चाहिए। m is number of row, n is number of column। 3 plus 5 minus 1 मतलब 3/5 की आपकी मैट्रिक्स थी, तो 3 plus 5 किया minus 1 किया is equal to कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। एंड द Yes, ma'am. एलोकेशंस कितने हैं आपके? एलोकेशंस भी 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस भी 7 है। इट मीन सेटिस्फाई द कंडीशन m plus n minus 1 is equal to नंबर ऑफ एलोकेशंस ही आ रहा है। क्लियर है? एंड क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स के साइज को शो करता है m और n। m प्लस n आपको करना है, 3 plus 5 minus 1 करेंगे तो 7 आना चाहिए। नंबर ऑफ एलोकेशंस भी आपके 7 ही आ रहे हैं। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर मैट्रिक्स जो एलोकेशन होते हैं वो आपके 6 होते हैं, तो आप यहाँ पर एक डमी एप्सिलॉन मार्क करते और उसको कन्वर्ट करते हैं एलोकेशन को 7 में। फिर आप क्या करते हैं? आगे की प्रोसेस को ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने जो आपके गिवन प्रॉब्लम थी, अनबैलेंस प्रॉब्लम थी, उसको बैलेंस करके डमी एक्टिविटी लगाई थी। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलोकेशन आपके मिनिमम नहीं होते हैं, बराबर इक्वल नहीं आते हैं, तो आपको डमी एक्टिविटी में एप्सिलॉन, इसको ई से बनाते हैं, स्मॉल ई से बनाकर शो करते हैं, इस एप्सिलॉन को मार्क करते हैं और फिर आप आगे का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो। ये क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े? करें आगे बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो, अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मोदी मेथड लगाना पड़ता है। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाते हैं हम। कैसे लगाते हैं? हम मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स बनाते हैं 5/3 की। तो डिफरेंस ये आता है, जहाँ पर हमारे जहाँ पर एलोकेशंस थे, उन एलोकेशंस की कॉस्ट वैल्यू को हमने लिख लिया। 10 पर था एलोकेशन, 7 पे था, 6 पे था, 5 पे था, 7। ये गिवन मैट्रिक्स का आपका दिया हुआ सोल्यूशन है। देखो यहाँ पर 10 है, जहाँ पर एलोकेट किया वहाँ 10 है, 5 है, 7 है, 7 6 और 0 और 11। तो जो कॉस्ट वैल्यू आपको गिवन मैट्रिक्स में थी वो कॉस्ट वैल्यू आपने यहाँ पर लिख ली। लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर सिर्फ एलोकेशंस हैं, बाकी जगह को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। जहाँ पर एलोकेशंस थे उनकी कॉस्ट वैल्यू को लिखा, u और v को डिफाइन किया। u रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, v रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और ये कहलाती है आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स फॉर एलोकेटेड सेल ओनली। जो एलोकेटेड सेल हैं कॉस्ट, उनकी हमने कॉस्ट मैट्रिक्स वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, बाकी सब जगह पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। इतना सबको पता है? समझ में आ गया? यस मैम। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? मैम U1 U2 V1 V2 ऐसे सपोज करते हैं। इक्वेशन के फॉर्म में इनको बनाना पड़ता है। मैंने क्या बताया आपको? U रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, V रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो जो कॉस्ट मैट्रिक्स वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इक्वेशंस बनाते हैं। 10 कहाँ पुट है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। इट मीन्स U1 प्लस V1 इज इक्वल टू 10 करेंगे।
7 कहाँ प्लेस है? पहली रो एंड थर्ड कॉलम में u1 plus v3 is equivalent to 7. Similarly, u2 plus v3 is equivalent to 6. u3 plus v2 is equivalent to 5. u4 plus v1 is equivalent to 11. u4 plus v2 is equivalent to 7. u5 plus v1 is equivalent to 0. इस तरीके से हम u और v की इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं। बनाओ जल्दी से। इक्वेशंस बनाने के बाद ऑलवेज वी पुट v1 इज इक्वल टू 0 और v1 0 यूज करके एज्यूम करके हम रेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द रेस्ट वैल्यू u1, u2, u3, u4, u5, v2 एंड v3। v1 इज इक्वल टू 0 पुट करके बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। समझ में आ रहा है कैसे करना है? बेटा रिस्पॉन्स करो वरना मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने में। यस मैम। यस मैम आ रहा है। चलो सॉल्व करो। एक बार मुझे बात में समझा दीजिएगा अगर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास नहीं किया तो मुझे सही से नहीं आ रहा कुछ समझ। सुधांशु को? यस मैम। ठीक है, एक बार कोशिश करो। कोई बात नहीं, अभी समझो इसको। सेम प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट कर देंगे, आप बाद में बात कर लेना उससे, है ना? ओके। अभी तो सॉल्व करिए। इक्वेशंस आपके पास है। u1 वैल्यू, v1 की वैल्यू 0 पुट करनी है, बट रेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं ना? सॉल्व किया? v1 0 पुट किया तो u1 10 हो गया। यस मैम। u1 10 है तो v3 कितना आ जाएगा? -3। v3 -3 है तो u2 कितना आ जाएगा? 9। 9। यस मैम। फिर क्या निकाल सकते हैं? v1 0 है तो u4 11। यस मैम। यस मैम। u4 11 तो v2 -4। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। v1 0 है तो u5 0। यस मैम। तो सारी वैल्यूज आ गई। u1 10, u2 9, u3 9, u4 11, u5 0, v1 0, v2 -4, v3 -3। इतनी ही वैल्यूज आ रही है सबकी। यस मैम। ओके, हम क्या करेंगे? रीराइट द मैट्रिक्स करेंगे। अब जो पहले मैट्रिक्स बनाई थी सेम मैट्रिक्स हमने बनाई है। जो कॉस्ट वैल्यू है उसको लिखा हुआ है जहाँ पर एलोकेशंस थे। सिर्फ डिफरेंस है जो u और v की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है रो वाइज और कॉलम वाइज। रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, क्या हुआ? v रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। वहां पर हमने उनकी वैल्यूज को लिख दिया है। क्लियर है? u1 10 तो यहाँ पर 10, 9, 9, 11, 0, 0, -4 और -3। क्लियर है? यस मैम। आगे क्या करते हैं? हम रीराइट करते हैं। तो क्या करते हैं हम? जहां पर हमारे मैट्रिक्स एलोकेटेड थे वैल्यू सेल में, वहां पर डॉट पुट करते हैं। जहां एलोकेशंस थे अब क्या करेंगे? वहां पर डॉट पुट करेंगे। और बाकी प्लेस पर जो ब्लैंक प्लेस है वहां पे क्या करेंगे? 10 प्लस माइनस के 4, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0, 9 माइनस प्लस माइनस के 3, 11 प्लस माइनस के 3, 0 प्लस माइनस के 4, 0 प्लस माइनस के 3। तो न्यू मैट्रिक्स कैसे निकल आएगी आपकी? जहां पर आपका वेकेंट एलोकेशन है वहां पे वेकेंट हो जाएगा। बाकी आपने प्लस करके लिखा होगा तो 6, 9, 5, 9, 6, 8, -4 और -3 आ रहा है। Fill the vacant cell
बाय u प्लस v वैल्यू। जो भी वैकेंट सेल थे पहले के मैट्रिक्स में, वहां पर आपने क्या किया है, u प्लस v की वैल्यू को एड ऑन करके लिखा है। जहां एलोकेशंस थे वहां पर आपने डॉट पुट कर दिए। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्या करते हैं फिर? सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाएंगे Cij माइनस करके। ओके, फिर सेम मैट्रिक्स बनेगी जहां पर एलोकेशंस हैं वहां पर हमने डॉट पुट किया। जो गिवन वैल्यू थी सेल मैट्रिक्स की, उसमें से u प्लस v की जो वैल्यू आई है कैलकुलेट की थी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो गिवन वैल्यू थी 12 माइनस 6, 14 माइनस 9, 9 माइनस 9, 11 माइनस 5, 13 माइनस 6, 9 माइनस 8, 0 माइनस 4, 0 माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो गया। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 50664713। और ये जो वैल्यू आती है इसको कहा जाता है, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। क्लियर है? कॉस्ट वैल्यू जो गिवन थी वो माइनस u प्लस v की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी उसको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को, और आपकी नई मैट्रिक्स निकलेगी जिसको हम बोलेंगे सेल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। और अगर ये मैट्रिक्स ऑल पॉजिटिव है, सारे टर्म्स जितनी भी आ रही है वो पॉजिटिव है, इट मींस जो वोगल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आपने आंसर कैलकुलेट किया है 4000, इट वाज द राइट सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव साइन होता तो वो आपको इटरेशन करना पड़ता। जितने नेगेटिव साइन होंगे उतने इटरेशंस होंगे। नेगेटिव साइन नहीं है इट मींस इटरेशन नहीं होगा। जो 4000 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इट वाज द राइट सॉल्यूशन। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, सबकी ma'am. वैल्यू Yes, सेम ma'am. आ रही है? सबकी वैल्यू सेम आ रही है? यस मैम। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही था। ये न्यूमेरिकल एक हमने अनबैलेंस का सॉल्व किया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरीके के न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल और कराऊंगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। इटरेशन प्रोसेस हम सॉल्व नहीं